दोस्तों, आज हम उन कहानियों के बारे में बात करेंगे जो सालों से अनसुलझी थीं, लेकिन टेक्नोलॉजी और लोगों की अथक कोशिशों से आखिरकार सुलझ गईं। ये कोल्ड केसेस की अद्भुत कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि सच हमेशा एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। क्रिस्टीन जेस्प एक 9 साल की बच्ची 3 अक्टूबर 1984 को गायब हो गई। उस दिन वह स्कूल से घर लौटी थी और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर गई थी। लेकिन जब वह रात तक घर नहीं लौटी, तो उसके माता-पिता ने पुलिस को सूचित किया। पूरे समुदाय ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 महीने बाद उसका शरीर एक जंगल में मिला। यह एक दिल दहला देने वाला पल था, न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के लिए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और हर संभव सुराग की तलाश की। पुलिस ने एक आदमी को दोषी माना, लेकिन डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो बेगुनाह था। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उस आदमी ने कई साल जेल में बिताए थे। डीएनए टेस्टिंग ने साबित कर दिया कि असली अपराधी कोई और था। 2020 में जेनेटिक जीनियालॉजी की मदद से एक नए संदिग्ध की पहचान हुई, जो क्रिस्टीन के परिवार का दूर का रिश्तेदार था। यह तकनीक, जो डीएनए और पारिवारिक पेड़ों का उपयोग करती है, ने पुलिस को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। वैज्ञानिकों ने डीएनए मार्कर्स का विश्लेषण किया और एक विस्तृत पारिवारिक पेड़ तैयार किया, जिससे असली अपराधी की पहचान हो सकी। क्रिस्टीन जैसप का मामला दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और लोगों की कोशिशें कितनी महत्वपूर्ण हैं। यह मामला हमें यह भी सिखाता है कि न्याय पाने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। आधुनिक फोरेंसिक टेक्नोलॉजी और जेनेटिक जीनियालॉजी ने न केवल इस मामले को सुलझाने में मदद की, बल्कि अन्य कोल्ड केसेस को भी हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहानी एक मासूम बच्ची की है, लेकिन यह भी एक समुदाय की ताकत और दृढ़ संकल्प की कहानी है, जो न्याय के लिए एकजुट हुआ। 17 फरवरी 1974 की रात कार्ला जॉन वॉकर का अपहरण और हत्या कर दी गई। सालों तक मामला अनसुलझा रहा। 2020 में फोरेंसिक साइंस ने क्राइम सीन से मिले डीएनए की फिर से जांच की। डीएनए प्रोफाइल ग्लेन सैमुअल मैककर्ली से मैच हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। कार्ला का मामला डीएनए टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाता है। चैप्टर 3, फॉन कॉक्स। एक परिवार का दुख, एक रहस्यमय कत्ल और डीएनए विश्लेषण की ताकत। फॉन कॉक्स का जीवन एक सामान्य किशोरी की तरह था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। फॉन कॉक्स 16 साल की थी जब 2004 में उसका कत्ल कर दिया गया। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उस रात जब फोन अपने कमरे में सो रही थी, किसी ने उसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फोन के परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था और वे न्याय की उम्मीद में जी रहे थे। 2020 में कोल्ड केस के जांचकर्ताओं ने जेनेटिक जीनियालॉजी का इस्तेमाल किया। यह एक नई तकनीक थी जिसने कई पुराने मामलों को सुलझाने में मदद की थी। जांचकर्ताओं ने फोन के मामले को फिर से खोला और डीएनए विश्लेषण के माध्यम से नए सुराग खोजने की कोशिश की। डीएनए फोन के चचेरे भाई से मैच हुआ, जिससे पुलिस ने पहले कभी पूछताछ नहीं की थी। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य पर शक नहीं था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और फोन के चचेरे भाई को हिरासत में लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कत्ल का आरोप लगाया गया। अदालत में फोन के परिवार ने न्याय की उम्मीद में गवाही दी। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आई। फोन का मामला जेनेटिक जीनियालॉजी की ताकत दिखाता है। इस तकनीक ने न केवल फोन के परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी साबित किया कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम पुराने और अनसुलझे मामलों को सुलझा सकते हैं।
यह एक नई उम्मीद की किरण है जो उन परिवारों के लिए है जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चैप्टर 4। मार्गरेट पैगी बेक। एक नौजवान मां का सपना टूटा। एक रहस्य जो सालों तक बना रहा और वंशावली डेटाबेस का खुलासा। मार्गरेट पैगी बेक एक युवा मां थीं जिनके सपने और उम्मीदें थीं। वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जीना चाहती थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1978 में मार्गरेट पैगी बेक कैलिफोर्निया चली गईं। कैलिफोर्निया की सड़कों पर चलते हुए वो अपने भविष्य के सपने बुन रही थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 16 फरवरी को वो अचानक गायब हो गईं। उनके गायब होने से परिवार और दोस्तों में हड़कंप मच गया। हर कोई उनकी तलाश में जुट गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उनकी गाड़ी मिली, लेकिन मार्गरेट का कोई पता नहीं था। पुलिस ने गाड़ी की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। 2020 में कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने डीएनए जीनियोलॉजी का उपयोग किया। यह एक नई तकनीक थी जिसने कई पुराने मामलों को सुलझाने में मदद की थी। इस तकनीक के जरिए उन्होंने मार्गरेट के मामले को फिर से खोला। उन्होंने एक अनजान डीएनए सैंपल अपलोड किया और डोनाल्ड एलन लोगान की पहचान की, जिनकी 1981 में मृत्यु हो गई थी। लोगान का नाम पहले कभी इस मामले में नहीं आया था, लेकिन डीएनए ने एक नई कहानी बयां की। लोगान का डीएनए मार्गरेट बेक मामले से मैच खाता था। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था जिसने सभी को हैरान कर दिया। लोगान का डीएनए कैसे मार्गरेट के मामले से जुड़ा, यह एक बड़ा सवाल था। यह मामला डीएनए डेटाबेस की ताकत दिखाता है। इस तकनीक ने एक पुराने और अनसुलझे मामले को सुलझाने में मदद की। यह दिखाता है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम कितने पुराने रहस्यों को सुलझा सकते हैं। मार्गरेट पैगी बेक का मामला एक उदाहरण है कि कैसे वंशावली डेटाबेस और डीएनए तकनीक ने न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी जवाब हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत होती है। चैप्टर 5। द बॉय इन द बॉक्स। एक अनजान बच्चा, एक शहर की रूह पर एक धब्बा और इंसाफ के लिए एक लंबा इंतजार। फरवरी 1957 में फिलाडेल्फिया में एक डिब्बे में एक छोटे बच्चे का शरीर मिला। सालों तक मामला अनसुलझा रहा। 2019 में जेनेटिक जीनियोलॉजी ने बच्चे की पहचान जोसेफ ऑगस्टस जारेली के रूप में की। उसकी पहचान इस मामले में एक बड़ी कामयाबी है। ओथरो। ये 5 मामले इस बात का सबूत हैं कि टेक्नोलॉजी, कोशिशें और इंसानियत मिलकर पुराने रहस्यों को सुलझा सकते हैं। न्याय की कोई समय सीमा नहीं होती और हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। आशा है कि ये कहानियां आपको हिम्मत देंगी और आपको याद दिलाएंगी कि सच हमेशा सामने आता है।